नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी, TN24 न्यूज में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। तो पेश हैं देश और दुनिया के हालात से जुड़ी खबरों पर उर्दू अखबारों के नजरिए। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर एक बार फिर बेहद खफा हो उठी हैं और तमाम तरह के इल्जामात उन्होंने सरकार पर लगाना शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि बांग्लादेश की PM शेख हसीना से उन्हें मिलने नहीं दिया गया, जबकि शेख हसीना खुद उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके मिलने को लेकर के तमाम ऐसी रुकावटें पैदा की कि वो नहीं मिल सकी। इस पर उन्हें बेहद गुस्सा है और उन्होंने इसको लेकर के तमाम तरीके के इल्जामात जो है मरकजी हुकूमत पर लगाए हैं और कहा है कि मरकजी हुकूमत तृणमूल कांग्रेस को पश्चिम बंगाल को वैसे ही खत्म करना चाहती है और उसकी कोशिश है कि तृणमूल कांग्रेस की हुकूमत खत्म हो जाए, तो मैं ये होने नहीं दूंगी। और उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि मरकज शुरू से ही पश्चिम बंगाल की अनदेखी कर रहा है, उसे नजरअंदाज कर रहा है, तो ये उसका पश्चिम बंगाल की आवाम के साथ बेहद खराब रवैया है और वहां की आवाम बीजेपी को कभी भी माफ नहीं करेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार की मरकजी हुकूमत की पश्चिम बंगाल के लोगों की इस तरीके से अनदेखी का जवाब उन्हें वक्त आने पर दिया जाएगा। अभी वो पश्चिम बंगाल में पंचायत इलेक्शन में मसरूफ हैं और उन्होंने पश्चिम बंगाल में पंचायत इलेक्शन की तैयारियों का जायजा लेते हुए तृणमूल कांग्रेस के लीडरों के साथ बातचीत में अपने इस नजरिए को जाहिर किया और कहा कि पश्चिम बंगाल का इलेक्शन खत्म होते ही पंचायत के इलेक्शन खत्म होते ही यहाँ से खेला शुरू होगा, दिल्ली का तख्त खाली करो। जैसे ही मैं यहाँ से खाली होंगी तो मैं दिल्ली के तख्त की तैयारी, दिल्ली पर कब्जे की तैयारी करूंगी और मेरी सियासत का आखिरी लड़ाई वही होगी। उन्होंने कहा कि जैसे ही पंचायत इलेक्शन को लेकर के अभी वो अपना वक्त दे रही हैं, लेकिन वो इस सिलसिले में दिल्ली के तख्त को पर कब्जे के लिए तमाम अपोजिशन लीडरों के साथ बातचीत उनकी चल रही है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, इन लोगों से राब्ता करके उनकी बातचीत हुई है। नीतीश कुमार भी कोशिश में लगे हुए हैं, जो कि बिहार के वजीर आला हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, और वो पूरे मुल्क में दौरा कर रहे हैं और जल्द ही वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल से ही दिल्ली का तख्त खाली करो की मुहिम शुरू की जाएगी, क्योंकि मरकज सेंट्रल गवर्नमेंट अब पश्चिम बंगाल की बिल्कुल जो है अनदेखी कर रहा है, इस तरह से नजरअंदाज कर रहा है कि गोया कि वो इस मुल्क का सूबा ही नहीं है। उसके मौजूदा रुख से जो है बेइंतहा मायूसी नजर आने लगी है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं अपने सूबे के अवाम के लिए हर लेवल पर लड़ाई लड़ूंगी। और उन्होंने कहा कि बस दिल्ली के तक मेरी लड़ाई रहेगी और मैं यहाँ के लोगों की मदद से दिल्ली के तख्त पर कब्जा करूंगी। तो उन्होंने केंद्र सरकार की मौजूदा रुख पर, रवैये पर बेइंतहा नाराजगी का इजहार करके अवाम की अनदेखी करने का इल्जाम लगाया। और उधर तमाम अखबारों ने यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के सरकार की कारकर्दगी को लेकर भी काफी तफसील से चर्चा की है। अखबारों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने तमाम करप्शन में शामिल लोगों को और तमाम प्रोजेक्टों में, सरकारी प्रोजेक्टों में घोटाला करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है और उन्होंने कहा है कि वो आकाश पाताल में कहीं होंगे, वो किसी भी पार्टी के हों, किसी के से जुड़े हों, कोई हों, उनको बख्शा नहीं जाएगा, वो ढूंढ निकालेंगे। और उन्होंने इस सिलसिले में तमाम जनता को भरोसा दिलाया है कि उनको तमाम सरकारी योजनाओं का, तमाम सरकारी स्कीम का पूरा फायदा, पूरा उनको उसका लाभ मिल सकेगा और उनकी पूरी कोशिश होगी कि अवाम का हक कहीं न मारा जाए। उन्होंने जुमेरात को यूपी के मऊ जिले में एक जलसे को, एक रैली को खिताब करते हुए ये सारी बातें कही। वो वहां उन्होंने एक बड़े प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया, उसकी संग बुनियाद रखी और लोगों को बताया कि यहाँ पर क्या क्या तरक्की के काम होने जा रहे हैं। 203 करोड़ रुपए के
तरक्की के प्रोजेक्टों के बारे में उन्होंने तफसील से जानकारी भी दी और कहा कि अवाम के लिए अभी और भी तमाम बेहतर योजनाओं को, बेहतर स्कीम को सरकार चलाएगी। इन प्रोजेक्टों का यहाँ उन्होंने इफ्तिताह और संग बुनियाद करने के बाद कहा कि इन रकमों में घपला करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों ने सालों से मऊ को जमकर लूटा है। बहरहाल अब वो ऐसे लोगों को बख्शेंगे नहीं, आकाश पाताल एक कर देंगे उनको ढूंढने में और उसकी सजा उनको दिलाएंगे और यहाँ के लोगों का हक को पूरी तरह महफूज रखा जाएगा और लोगों को पूरी तरीके से तमाम सरकारी स्कीम का फायदा दिलाने की कोशिश होगी। इस मसले को उछाल करके नफरत की राजनीति की जा रही है ताकि आइंदा इलेक्शन में इन बीजेपी को इसका फायदा पहुंचे, तो इसको इस तरह की कोशिश को वो लोग कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि नफरत की राजनीति के बारे में जनता पहले ही से आगाह है कि भाजपा क्या करती है, उसकी क्या कोशिश रहती है। बहरहाल उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि जो कैसेट इस सिलसिले में जो वीडियो जारी किया गया है वो गलत है। ये 2-3 साल कबल शबरात के मौके पर जब लोगों के कब्र उनके जानने वालों की तरफ से उस पर फूल माला चढ़ाई जाती है या लाइट की जाती है आत्मा की शांति के लिए, तो उनकी रूह को बख्शवाने के लिए, तो ये उसी दौर की फोटो है जिसको वायरल करके इस तरह के माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और उधर मुंबई बम धमाके केस के मुजरिम रहे याकूब मेनन की कब्र पर सियासी हंगामा शुरू हो गया है। सियासी पार्टियों के लोगों ने एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार शुरू कर दी है। भाजपा लीडरों ने इस बात पर सख्त नाराजगी जताई है कि महाअघाड़ी सरकार जबकि उद्धव ठाकरे की क़यादत में चल रही थी, उनके नेतृत्व में चल रही थी, तो भाजपा को इस बात से सख्त शिकायत है कि उस ही दौरान याकूब मेनन की कब्र को सजाने उस पर खूबसूरत लाइट लगा करके उसका प्रदर्शन किया गया है। तो इस सिलसिले में बीजेपी लीडरों ने कहा है कि याकूब मेनन का मुंबई में कब्रिस्तान पर इस तरीके से उसकी कब्र की सजावट की कोशिश, यानी देश का जो गद्दार रहा हो, जो दहशतगर्द रहा हो, उसके साथ इस तरीके की बात, उसके साथ इस तरह की रियायत करना इस सरकार के इस बात को जाहिर करता है कि वो किस हद तक जो है वफादार है मुल्क की। इस सिलसिले में बीजेपी लीडरों ने उद्धव ठाकरे पर सीधा इल्जाम लगाते हुए कहा कि उन्हें मुंबई के अवाम से माफी मांगनी चाहिए। भाजपा लीडरों ने कहा कि सिर्फ ठाकरे को ही नहीं बल्कि महाअघाड़ी सरकार में शामिल शरद पवार और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को भी मुंबई के अवाम से माफी मांगनी चाहिए कि जो शख्स मुंबई बम धमाके के केस का मुजरिम रहा हो, लोग मारे गए हों, वहां के लोगों को चिढ़ाने के लिए उसकी कब्र को सजा करके इस तरह की कोशिश की गई जो बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि सरकार के दौर में और भी इसी तरीके के काम किए गए जिससे वहां के लोगों ने नाराज होकर के अब शिवसेना के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा लीडरों ने इल्जाम लगाया कि महाराष्ट्र में उद्धव की सरकार सिर्फ इसी वजह से लोग पसंद नहीं कर रहे थे और अब नई सरकार इसी लिए वजूद में आई है। बहरहाल इस मामले में दोनों तरफ से इल्जामात की बौछार झड़ी लग गई है और दोनों लीडर एक दूसरे को जो है घेरने की कोशिशों में लग गए हैं और दोनों में जबरदस्त ठंडी नजर आ रही है। अभी वहां पर इलेक्शन होने हैं बीएमसी के, इसलिए जो है बीजेपी हर किसी न किसी बहाने से शिवसेना को और दीगर अपनी मुखालिफ पार्टियों के खिलाफ इस तरह की कोशिश कर रही है। ये इल्जाम इन्हीं पार्टियों के लीडरों की तरफ से लगाया जा रहा है। इस सिलसिले में उद्धव ठाकरे ने कहा है कि उन्हें सिर्फ बदनाम करने के लिए और दो कौमों के बीच नफरत पैदा करने के लिए इस तरह की कोशिश भाजपा लीडरों की तरफ से की जा रही है और शरद पवार ने भी यही बात कही है। और उधर भारत चीन के बीच आए दिन सरहदी मसलों को लेकर कुछ न कुछ खबरें रोज पढ़ने को मिलती हैं जिससे दोनों मुल्क के बीच तनाव के हालात को ही महसूस किया जाता रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक बेहतर खबर आई है। हालांकि सभी जानते हैं कि चीन की इस तरह की हरकत जारी रहती है, चाहे वो अपना बेहतर रुख कभी कभी दिखा भी दे तो भी उससे यही उम्मीद नहीं की जा सकती उस पर कायम रहेगा। लेकिन बहरहाल इस सिलसिले में एक बेहतर और राहत भरी खबर यह है कि हिंदुस्तान और चीनी फौजियों ने गोगरा हाट स्प्रिंग से हटना शुरू कर दिया है।
अखबारों ने इस पर चर्चा करते हुए कहा है कि लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंदुस्तान और चीनी फौजियों ने अब पीछे हटना शुरू कर दिया है। इसके बाद से अब दोनों मुल्कों के बीच फौजियों झड़पों के इम्कान खत्म हो गए हैं, यानी इस तरह की संभावनाएं टल गई हैं कि वहां पर अब दोनों फौजियों के बीच कोई टकराव होगा। हालांकि इससे कबल जब चीन की तरफ से कोशिश की गई थी तो दोनों मुल्क की फौजों में काफी टकराव हुआ था, कुछ लोग मारे भी गए थे, जख्मी भी हुए थे, तो काफी हिंसात्मक घटनाएं हुई थी। लेकिन बहरहाल दोनों देशों के मुल्कों के बीच इस सिलसिले में काफी तनाव चल रहा था। तो अब ये इस पर जो है एक तरीके से रोक लग गई है और दोनों फौजें हट रही हैं, तो समझा जा रहा है कि आइंदा भी अब राहत ही रहेगी और पूरा अमन रहेगा और चीन इस तरह की कोशिश नहीं करेगा। तो आज की चर्चा में वो यहीं खत्म करने की इजाजत दीजिए। आदाब।